हेलो नमस्कार, मैं हूं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल न्यूज़ सक्सेस मंत्रा में। तो आज हम लोग जो एनसीईआरटी सीरीज चालू किए हैं साइंस का। तो एनसीईआरटी सीरीज का जो है हम लोग 7 क्लास का पढ़ रहे हैं। क्लास 7 चैप्टर 1 पादपों में पोषण पढ़ रहे हैं। तो उसमें कुछ पढ़े थे और आज हम लोगों को स्टार्ट करना है मृतजीवी से। कहाँ से स्टार्ट करना है? मृतजीवी से। और कल के जो वीडियो है उसमें हम लोग पादपों में पोषण कैसे होता है, प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ लिए थे। उसके बाद स्वपोषी, परपोषी, इस सब के बारे में पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग पढ़ते हैं मृतजीवी, ठीक है ना। चलिए, तो बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की अपनी क्लास को। तो लिखा है, जैसे कि आप देख सकते हैं, लिखा है मृतजीवी। अब मृतजीवी में क्या है, इन सभी चीज़ों को हम लोग ध्यान से समझने का और जानने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आपने बाज़ार में छत्रक, ज़्यादा बोलते हैं, गांव में बोलते हैं कि छाता है, छाता मशरूम उसको बोलते हैं, उसको एक्चुअली छत्रक बोला जाता है, वो मशरूम होता है। तो देखे होंगे कि बाज़ारों में मशरूम बिकते हुए नजर आते हैं। वर्षा के दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों तथा तनों या छाल पर छाते के समान संरचनाओं के गुच्छे भी आपने देखे होंगे। ये जो मशरूम होता है ना, वर्षा के दिनों में जो भी पेड़ पौधे यानी कि वृक्ष सड़ गल जाता है, उसकी टहनी टूट जाता है, तो उसी के ऊपर जो है, उसके तानों पर जो तना होता है, उसमें जो स्टेम या फिर जो छाल होते हैं, उसके ऊपर आपका ये मशरूम नज़र आता है, ठीक है। जीवन यापन हेतु इन्हें किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और उन्हें कहाँ से प्राप्त करते हैं, यानी कि आखिर ये मशरूम जो है, इनको कैसे पोषक तत्वों की प्राप्ति होती है और ये कहाँ से प्राप्त होते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि मशरूम के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, बूझो जानना चाहता है कि ये जीव अपना भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं। ये जीव माने कौन सा? मशरूम। मशरूम जो है अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है? इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता है, यानी कि मशरूम में तो व्यक्ति प्राणियों के समान मुख नहीं होता है कि वो भोजन प्राप्त करेगा। तो आखिर ये भोजन कैसे प्राप्त करते हैं? ये हरे पौधे के समान भी नहीं होते और नहीं ये हरा होता है। इसमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, यानी कि मशरूम जो होता है उसमें क्लोरोफिल नहीं होता है। जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो वो अपना भोजन नहीं बना पाएगा। तो फिर ये भोजन प्राप्त कहाँ से करता है? तो ये प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण भी नहीं कर सकते हैं। जब क्लोरोफिल है ही नहीं तो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। तो बूझों का ये सवाल है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो इसमें जैसे देखिए, यहाँ से क्रियाकलाप 1.2 लिखा है कि ब्रेड यानी कि डबल रोटी का टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो लें। इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2 से 3 दिन के लिए रख दीजिए। कह रहा है कि ब्रेड लीजिए और इसको जल में भिगा दीजिए और किसी नम जगह पर, मतलब थोड़ा सा नमी वाला जगह पर या उष्ण जगह पर 2 से 3 दिन के लिए रख दीजिए। उस समय तक रखा रहने दीजिए तब तक कि उसमें रोए जैसे संरचना दिखाई देने लगे। ये धब्बे किस रंग के हैं, माने ये धब्बा जो है उस पर किस रंग का है? किसी आवर्धक लेंस या सूक्ष्मदर्शी की सहायता से इनका अवलोकन कीजिए। अब आवर्धक लेंस तथा सूक्ष्मदर्शी की सहायता से क्या करना है? इसको अवलोकन करना है। किसको? जो ब्रेड है यानी कि डबल रोटी जो हम लोग नम स्थान पर रखे थे 2-3 दिन के लिए, तो उसी को। उसके बाद जो भी प्रेक्षण है उसको नोटबुक में लिखिए। बहुत संभव है कि आपको रुई के धागे जैसे समान संरचना दिखाई पड़े। अब अगर उसमें आप देखेंगे सूक्ष्मदर्शी या फिर आवर्धक लेंस के माध्यम से, तो एकदम रुई के धागों जैसी संरचनाएं, पतली पतली संरचनाएं दिखाई देंगी, ठीक है। अब वो जो संरचना है वो क्या है? तो यह जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। अब जो कवक होता है ये फंजाई, उसी को फंजाई कहते हैं, ठीक है। तो इनकी जो पोषण होता है, पोषण प्रणाली होता है या फिर पोषण करने की जो विधि होती है, बिल्कुल ही अलग होता है। ये कवक जो होते हैं मृत एवं विघटनकारी यानी कि सड़ने वाली वस्तुएं, जैव पदार्थों की सतह पर कुछ पाचक रसों का स्राव करती हैं। यानी कि ये जो भी मृत पदार्थ है या फिर विघटन है जो कि सड़ने वाली होती हैं वस्तुएं, उसकी सतह पर पाचक रसों का स्राव करती हैं। यानी कि वहाँ से ये कवक जो है भोजन कहाँ से मिलता है? तो सड़ी गली चीज़ों से, विघटनकारी जो कि मृत पड़ा हुआ है, विघटन होने वाला है, सड़ने वाला है, तो वहाँ से करता है। उसे साधारण व विलय के रूप में परिवर्तित कर देता है। तत्पश्चात वे इस विलयन का भोजन तत्पश्चात वे इस विलयन के भोजन के रूप में अवशोषण करते हैं। इस प्रकार की पोषण प्रणाली को, जिसमें जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थ से पोषक तत्व प्राप्त करते हैं, मृतजीवी पोषण कहलाता है। यानी कि अब बात समझ में आ गया कि मृतजीवी पोषण क्या है। तो
वैसा पोषण जिसमें कोई जीव किसी मृत या विघटित जैविक पदार्थों से पोषक प्राप्त करता है। यानी कोई मरा हुआ सड़ा हुआ, ठीक है, पदार्थ से अगर कोई जीव पोषण प्राप्त करता है या पोषक प्राप्त करता है तो उसे मृतजीवी पोषण करते हैं। क्या बात समझे कि मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों से अगर कोई जीव पोषण प्राप्त करता है तो उसे मृतजीवी पोषण कहते हैं। यानी कि जो मृत से प्राप्त होगा, मरे हुए या फिर सड़े गले से। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाले जीव मृतजीवी कहलाते हैं। और जो जीव होते हैं, मृतजीवी पोषण करने वाले जो जीव होते हैं वो क्या कहलाते हैं? मृतजीवी कहलाते हैं। अब देखिए, कवक या फंजाई अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर उगते हैं। ये जो कवक है ना, वो अचार पे भी नज़र आएंगे, चमड़े पर भी, कपड़े पर भी एवं अन्य पदार्थ पर भी उगते हुए नज़र आते हैं। ठीक है, ये उन स्थानों में भी उगते हैं जो नम एवं उष्ण हो। जहाँ पे अगर नमी होगा या फिर थोड़ा सा उष्ण माने गर्मी होगा तो वहाँ भी ये जो है कवक नज़र आते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थिति प्रदान करती है। यानी कि सबसे ज़्यादा वर्षा ऋतु में कवक वृद्धि करता है। वर्षा ऋतु में कवक जो है सबसे ज़्यादा वृद्धि करता है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती हैं। यानी कि वर्षा ऋतु में जो है कवक बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या होता है? वृद्धि करता है। इसीलिए वर्षा के दिनों में जो है बहुत सारी वस्तुएं क्या होती हैं? कवक के वृद्धि की वजह से नष्ट हो जाती हैं। अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। आप देखे होंगे आपके घर में अचार वचार होता है तो जब उसको थोड़ा सा नमी हो गया, भीग गया, तो उसमें क्या होता है कि उसमें कवक जो उजला उजला वाइट वाइट हो जाता है ना, तो वही कवक होता है और वो क्या होता है? उसमें कवक पकड़ लेता है। तो वर्षा ऋतु में ज़्यादा वस्तुएं कवक के वजह से क्या होती हैं? मतलब नष्ट हो जाती हैं। अब देखिए, पहेली कह रही हैं कि पहेली को याद है कि उसके सुंदर जूते जिन्हें वो विशेष अवसरों पर पहनती थी वर्षा ऋतु में कवक के कारण खराब हो गए। यानी कि इसका जो जूता था वो वर्षा ऋतु में कवक की वजह से खराब हो गई। वह जानना चाहती है कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक कैसे प्रकट हो जाते हैं। पूछती है कि वर्षा ऋतु में कवक जो है अचानक कैसे प्रकट हो जाती हैं। तो देखिए, लिखा है कि सामान्यतः कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते हैं। जो कवक के जो बीजाणु हैं ये कहाँ होते हैं? वायु में उपस्थित होते हैं। जब वे किसी ऐसे जैव पदार्थ अथवा उत्पाद पर बैठते हैं जो नम एवं उष्ण हो तो वे अंकुरित होकर नए कवक को जन्म देते हैं। और जैसे ही ये बीजाणु, ठीक है, ऐसे जैव पदार्थ पर बैठते हैं जो कि थोड़ा सा उसमें नमी या फिर उष्ण होता है तो वह अंकुरित हो जाता है। यानी कि अंकुरित होकर और कवक पकड़ लेता है। ठीक है, आगे देखिए, क्या आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं? यानी कि कवक जो है आसानी से लग जाता है वर्षा ऋतु में, ठीक है। तो वही कह रहा है कि अब हम अपनी वस्तुओं को कवक द्वारा खराब होने से किस प्रकार बचा सकते हैं उसके बारे में लिखा है। चलिए, तो लिखा है कि बूझो को याद है कि उसके दादाजी ने बताया था कि एक बार उनकी गेहूं की फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। वह जानना चाहती है कि क्या कवक रोग भी होते हैं? यानी कि कवक रोग भी होता है, कवक से रोग भी होता है, या भी कह रहा है कि उनकी जो फसल है गेहूं की फसल वो कवक द्वारा नष्ट हो गया था। तो क्या कवक जो है रोग का कारक भी हो सकता है, ये पूछा है। अब देखिए यहाँ पे लिखा होगा कि कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। कह रहा है कि कुछ जीव ऐसे होते हैं जो एक दूसरे के साथ रहते हैं और आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। मतलब जैसे ये एक जीव हो गया, ये एक जीव हो गया, तो ये आवास इनको बांटेगा, ये आवास इनको बांटेगा, इनसे इसको पोषक मिलेगा, इनसे इसको पोषक मिलेगा। माने एक दूसरे से बांटते हैं, शेयर करते हैं। ठीक है, और इसी संबंध को हम लोग सहजीवी संबंध कहते हैं। कौन सा संबंध कहते हैं? सहजीवी संबंध कहते हैं। इसी को हम लोग सहजीवी संबंध कहते हैं। अब देखिए क्या है, उदाहरण के रूप में, उदाहरणतः कुछ कवक जो हैं वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। कवक कहाँ रहते हैं? वृक्ष की जड़ों में। और वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं। जो वृक्ष होते हैं वो कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण से सहायता मिलती है। कहने का मतलब है कि जो पेड़ है, वृक्ष है, वो कवक को पोषण देता है, ठीक है, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। यानी कोई वृक्ष है वो क्या करेगा? ये कवक को पोषण देगा। किसको देगा? कवक को। ठीक है, और कवक जो है वृक्ष कवक को पोषण प्रदान करते हैं, कवक को पोषण प्रदान करते हैं, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। और उसके बाद जो है कवक से ये
इनको जल भी मिलता है और पोषक के अवशोषण में सहायता भी मिलती है, यानी कि ये एक दूसरे का सहायता कर रहे हैं। तो वृक्ष के लिए इस संबंध का विशेष महत्व है और वृक्ष के लिए जल और पोषक चाहिए। जल और पोषक नहीं मिलेगा तो फिर वृक्ष वो सूख जाएगा, नहीं हो पाएगा। तो दोनों एक दूसरे से संबंधित है, इसके लिए इसको जो है इससे फ़ायदा भी है और इसको इससे फ़ायदा है, तो दोनों के बीच मतलब संबंध है। तो जब एक दूसरे के बीच संबंध होगा तो उसे ही सहजीवी संबंध कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं, इसमें से एक शैवाल होता है और दूसरा कवक होता है। याद रखिएगा, लाइकेन जो है ना ये सहजीवी संबंध बनाता है। लाइकेन सहजीवी संबंध बनाता है किसके बीच? तो शैवाल के बीच और कवक के बीच। शैवाल प्लस कवक के बीच सहजीवी संबंध बनाता है। कौन? लाइकेन। लाइकेन शैवाल और कवक के बीच क्या बनाता है? सहजीवी संबंध बनाता है। इनमें एक शैवाल होता है तथा दूसरा क्या होता है? कवक होता है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। याद रखिएगा कि जो शैवाल होता है उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है, जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, इस बात को याद रखना है। और लाइकेन जो है, लाइकेन सहजीवी संबंध बनाता है किसके बीच? शैवाल और कवक के बीच। शैवाल और कवक से लाइकेन बनता है। शैवाल और कवक के संबंध से यानी कि सहजीवी संबंध से क्या बनता है? लाइकेन बनता है, इस बात को याद रखना है। और शैवाल में क्लोरोफिल होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। कवक जो है शैवाल को रहने का स्थान, आवास, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। कौन? कवक। किसको? शैवाल को। शैवाल को जल देता है और पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। कौन? कवक। बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है, यानी कि जो कवक है इस कवक के पास तो क्लोरोफिल होता नहीं है, तो ये अपना भोजन कैसे बनाएगा? ये अपना भोजन जो है कैसे करेगा? तो शैवाल जो है प्रकाश संश्लेषण, शैवाल में क्लोरोफिल पाया जाता है और शैवाल प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन खुद बनाता है और जो खाद्य पदार्थ बनाता है वो शैवाल कवक को देता है और कवक जो है शैवाल को जल देता है, आवास देता है, जल देता है, आवास देता है तथा पोषक तत्व उपलब्ध कराता है। तो इस तरीके से दोनों एक दूसरे के बीच संबंध स्थापित करते हैं, सहजीवी संबंध होता है, तो इसे ही लाइकेन कहा जाता है। यानी कवक और शैवाल के बीच जो सहजीवी संबंध है उसको लाइकेन कहते हैं और शैवाल में क्लोरोफिल होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। बात समझ में आ गया? तो ये है, आप समझ गए होंगे। आगे है कि मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है, यानी कि जो मिट्टी है उसमें पोषक तत्वों की पूर्ति कैसे होता है। तो क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली के बगीचे के लॉन एवं गमलों में खाद एवं उर्वरक डालते देखा है? क्या आप जानते हैं कि वे मिट्टी में क्यों मिलाते हैं? तो देखे होंगे कि किसान जो है या फिर माली जो है वो क्या करता है, खेतों में अपना खाद डालता है, ठीक है, बगीचों में अपना खाद एवं उर्वरक डालता है। आखिर ये मिट्टी में क्यों मिलाते हैं? तो आप पढ़ चुके हैं कि जो पादप है मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं। जो पादप यानी पौधे हैं वो मिट्टी से खनिज पोषक तत्व क्या करते हैं? अवशोषित करते हैं, खनिज प्राप्त करते हैं। अतः मिट्टी में, मृदा में इनकी लगातार कमी होती जाती है। यानी कि देखिए पौधा जो है वो क्या करता है? मिट्टी से खनिज प्राप्त करता है, खनिज पोषक तत्व अवशोषित करता है। तो जब मिट्टी से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करेगा तो मिट्टी में क्या होगा? मिट्टी में जो है ये खनिज पोषक तत्वों की कमी होती जाएगी, लगातार कमी होती जाएगी। तो इसी कमी को पूर्ति करने के लिए किसान क्या करता है, उसमें उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। तो इसी के लिए किसान जो है क्या करता है? हमेशा मिट्टी में उर्वरक एवं खाद डालते रहता है और इस उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है, फास्फोरस जैसे पोषक तत्व होते हैं। तो याद रखिएगा कि उर्वरक और खाद में क्या होता है? तो नाइट्रोजन होता है, पोटेशियम होता है और फास्फोरस होता है, NKP। याद रखिएगा, नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस किस में? उर्वरक एवं खाद में होता है। ठीक है, चलिए आगे है कि पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने के कारण मिट्टी में इनकी मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है। अब पौधा जो है, कोई भी पौधा है वो क्या करेगा? लगातार मिट्टी से खनिज पोषक तत्वों क्या कर रहा है? ग्रहण कर रहा है। तो इससे मिट्टी में जो है उनकी पोषक तत्वों की, यानी कि जो उर्वरक एवं खाद जैसे कि नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस जैसे पोषक तत्वों की लगातार कमी होती रहती है। इसीलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। इसीलिए पोषक तत्वों को समृद्ध करने के लिए, यानी कि हमेशा बना रहे,
ठीक है, मिट्टी में जो नाइट्रोजन फास्फोरस यानी कि जो भी उर्वरक तथा खाद है उसकी उपस्थिति हमेशा बना रहे, समृद्ध रहे, इसीलिए क्या करते हैं, मिलाते हैं। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हम न केवल पादपों को उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रह सकते हैं। अब उसके बारे में अगर हमको जानकारी होगा तो हम केवल पौधों को नहीं उगा सकते हैं बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। आगे देखिए, पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। यानी कि पादप जो हैं उनको प्रोटीन के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है सबसे अधिक प्रोटीन बनाने के लिए किसकी आवश्यकता, सबसे अधिक किसकी आवश्यकता होती है, नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। फसल कटाई के बाद मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती हैं। तो क्या बोला है कि फसल कटाई के बाद मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है। कह रहा है कि जैसे ही हम लोग फसल की कटाई करते हैं तो जो मिट्टी होता है उसमें नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। हालांकि वायु में 78% नाइट्रोजन है, फिर भी जो है मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। परंतु पादप इसका उपयोग इस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। यानी कि पौधे जो हैं कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग, क्या बोला है कि पादप इसका उपयोग इस प्रकार करने में असमर्थ होते हैं जैसे वे कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं। पौधे जो है नाइट्रोजन को विलय रूप में ही अवशोषित करते हैं। यानी कि जो पौधे होते हैं वो नाइट्रोजन को किस रूप में अवशोषित करते हैं, विलय के रूप में अवशोषित करते हैं। अब आगे देखिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, याद रखिएगा राइजोबियम कहलाते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित करता है। तो पूछेगा कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कौन करता है, राइजोबियम। वायुमंडलीय, याद रखिएगा ये क्वेश्चन बनता है कि वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कौन करता है, तो राइजोबियम करता है। राइजोबियम वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित करता है। परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता है। जो राइजोबियम होता है वो अपना भोजन क्या करता है, खुद नहीं बना पाता है। तो ये चना, मटर, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में रहते हैं। राइजोबियम कहाँ पाया जाता है, तो राइजोबियम जो होता है ये चना में मिलता है, मटर में मिलता है, मूंग, सेम तथा अन्य फलीदार पौधे यानी जितने भी दलहनी पौधे हैं, ठीक है, पादप हैं, उन सभी में जो है क्या मिलता है, राइजोबियम पाया जाता है। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती हैं। अधिकतर जो दाल है वो फलीदार पादपों से प्राप्त होता है। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद प्रदान करते हैं। यानी कि जो पौधे हैं वो राइजोबियम जीवाणु को आवास एवं खाद क्या करते हैं, प्रदान करते हैं। अतः उनमें क्या होता है, सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। इस संबंध का किसानों के लिए क्या है, विशेष महत्व है। आगे बोला है कि दालों की फसलों के लिए उन्हें मिट्टी के नाइट्रोजनी उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। यही नहीं, दाल की फसल उगाने के लिए अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं रहती है। यानी कह रहा है कि दालों की जो फसल है उसके लिए मिट्टी में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ये नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्यों, क्योंकि वो राइजोबियम द्वारा उनको नाइट्रोजन प्राप्त हो जाता है, जो भी दलहनी पौधे हैं। यही नहीं, दाल की जो फसल है उगाने के बाद अगली फसल के लिए भी सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती है। अगर किसी खेत में दलहनी पौधा कोई लगा दिए हैं तो उसके बाद अगर कोई दूसरा फसल बोते हैं तब भी उसमें उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वहाँ पे मिट्टी में काफ़ी अधिक मात्रा में जो उर्वरक है वो उपलब्ध हो जाता है। ठीक है, इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वपोषी होते हैं, यानी अधिकतर जो पौधे हैं वो स्वपोषी होते हैं। बहुत कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, माने बहुत ही कम ऐसे पौधे हैं जो अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी एवं मृतजीवी। परजीवी एवं मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। यानी कि जो परजीवी और मृतजीवी जो होता है ये पोषण दूसरे पौधों से प्राप्त करता है। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर करते हैं। जितने भी प्राणी हैं अपने भोजन के लिए पादप पर तथा अन्य प्राणियों पर क्या करते हैं, निर्भर रहते हैं। अतः उन्हें विषम पोषी के रूप में समूहीकृत किया गया है। अतः उन्हें विषम पोषी के रूप में क्या किया जाता है, समूहीकृत किया गया है। यानी कि जो भी दूसरे से भोजन प्राप्त करते हैं पादप तथा अन्य प्राणी, उनको हम क्या कहते हैं, विषम पोषी कहते हैं। क्या कहते हैं, विषम पोषी कहते हैं। तो क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषम
पोषी हैं, यानी कि जो कीटभक्षी पौधे हैं वो आंशिक विषम पोषी हैं। तो इस तरीके से हमने देख लिया है। और इसके जो प्रमुख शब्द हैं स्वपोषी जानवे करते हैं, क्लोरोफिल, विषम पोषी, परपोषी, ये सब इनके मुख्य जो हैं आपके शब्द हैं। ठीक है। और इसके बाद इसमें क्या सीखा, यहाँ पे आप शॉर्ट में देख सकते हैं क्या सीखा है कि सभी जीवों को खाद्य की आवश्यकता होती है भोजन की, जिसका उपयोग वे अपनी वृद्धि और शरीर के रख रखाव के लिए आवश्यक ऊर्जा प्राप्ति के लिए करते हैं। बिल्कुल बात सही है। हरे पादप जो है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम द्वारा अपना खाद्य संश्लेषित करते हैं, भोजन बनाते हैं। ठीक है। हरे पौधे कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग खाद्य संश्लेषण के लिए करते हैं। ये भी सही है। जो भी हरे पौधे हैं CO2 माने कार्बन डाइऑक्साइड, जल, खनिज जैसे सरल रासायनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं खाद्य संश्लेषण के लिए। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल एवं सूर्य का प्रकाश अनिवार्य रूप से आवश्यक है। ये भी बात सही है। कार्बोहाइड्रेट जैसे रासायनिक पदार्थ प्रकाश संश्लेषण के उत्पाद होते हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट जो हैं कि जैसे रासायनिक जो पदार्थ होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण के क्या हैं, उत्पाद होते हैं। आगे है कि प्रकाश संश्लेषण के प्रक्रम में क्लोरोफिल की सहायता से पत्तियों द्वारा सौर ऊर्जा का संचयन किया जाता है, यानी कि क्लोरोफिल की सहायता से जो पत्ती होता है, पेड़ पौधे की जो पत्तियां होती हैं, सौर ऊर्जा का क्या करते हैं, संचयन माने इकट्ठा करता है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन उत्पादित होता है, यानी कि प्रकाश संश्लेषण से जो हमें प्राप्त होता है वो होता है ऑक्सीजन। इस ऑक्सीजन का उपयोग सभी जीवों द्वारा उनकी उत्तरजीविता के लिए किया जाता है, और उस ऑक्सीजन का उपयोग हम लोग भी या फिर सभी जीव करते हैं उस ऑक्सीजन का उपयोग। कवक अपना पोषण मृत एवं अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि जो कवक है वो अपना भोजन मृत जीवों से या फिर जो अपघटित जैव पदार्थों से प्राप्त करते हैं, वे मृतजीवी कहलाते हैं। अमरबेल जैसे पादप परजीवी हैं। बहुत बार पूछा है कि इनमें से कौन परजीवी पादप हैं, तो याद रखिएगा अमरबेल जो पादप है वो परजीवी हैं। वे परपोषी पादप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। आगे देखिए, कुछ पादप एवं अन्य सभी जीव अपने पोषण हेतु तो दूसरे जीवों पर निर्भर करते हैं, अतः विषमपोषी कहलाते हैं। विषमपोषी कौन होते हैं, जो अन्य जीव या फिर अन्य अपने पोषण हेतु किसी दूसरे जीव पर निर्भर करते हैं, तो उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, विषमपोषी कहते हैं। तो इस तरीके से क्लास 7 का जो पादपों में पोषण है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है। इसका खुद से आप क्या करिए कि इंपॉर्टेंट जो लाइन है उसका नोट्स बनाइए। ठीक है। और उसको हमेशा रिवाइज करते रहिए ताकि परीक्षा में आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।